मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सम मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो, जो पिछला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने केली हैमिल्टन थ्योरम किया था, एक्चुअली हमारा जेई मेंस और अप टू जेई एडवांस तक का सिलेबस उस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो हमने शुरू में किया था सेकेंड लेक्चर में कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, वगैरह वगैरह, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अब ये जो है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इसको करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं कुछ, ये पहले जेई एडवांस के सिलेबस में होता था, अप टू 2014 के आसपास तक होता था ये सिलेबस में। उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ तो ये जो कुछ टाइप्स हैं ये सिलेबस में अब नहीं है, बट स्टिल कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में ये अभी भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक उस रिस्क को कवर करने के लिए हम ये कुछ और एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को नहीं भी करके जाएंगे पेपर में तो भी उससे कोई समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस जेई एडवांस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ आता है तो कॉम्प्रिहेंशन में पहले इनके बारे में लिखा होगा कि होती क्या है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टली टर्म्स यूज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बाय चांस रिवीजन के दिनों में या अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे अगर टाइम कम भी है, पढ़ाई का कुछ आपका सिलेबस पेंडिंग है और सब्जेक्ट का पेंडिंग है, तो आप इसको निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं। इसमें यूज टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली पेपर में नहीं आ सकती, जेई मेन में भी, जेई एडवांस्ड में भी, और बोर्ड में तो वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है, आएगा तो कॉम्प्रिहेंशन में पहले एक्सप्लेन होके फिर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं सम मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें जो पहली जो एक्स्ट्रा टाइप है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, जो भी अब हम कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ए इंटू ए ट्रांसपोज, या फिर ऐसा भी हो ए ट्रांसपोज इंटू ए, किसी भी ऑर्डर में करें। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, किसी भी ऑर्डर में करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए देन सच अ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आप इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं, वो जो होता है ना ऑर्थोगोनल का मतलब हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना, m1 m2 इक्वल टू -1, तो वैसा ही कुछ कोरिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। m1 m2 इक्वल टू -1 तो नहीं, आइडेंटिटी है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखने के पॉइंट है उसे बेसिकली। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच ऑन मल्टीप्लिकेशन विद इट्स ट्रांसपोज गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें इसका, जैसे चलो 2/2 की लेते हैं, √3/2, 1/2, -1/2, √3/2। अगर मान लो ए मैट्रिक्स ये है, तो अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या उल्टे ऑर्डर में भी करें तो देखो क्या आ रहा है, √3/2, 1/2, -1/2, √3/2, अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ट्रांसपोज लिया तो 1/2 यहाँ आएगा, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर √3/2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसमें खास विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यानी प्रॉपर्टी तो क्या है कि देखो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I है ना। चलो पहले प्रॉपर्टी लिख लो, इसको रीज़न फिर समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा इसका या तो +1 आएगा या -1, +-1 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये है कि भाई A इंटू ए ट्रांसपोज, या ऐसा भी लिखते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस का जो अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स होता है, और इसका तो डिटर्मिनेंट 1 ही होता है। और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, तो यानी ये तो a² हो गया इक्वल टू 1,
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू +-1। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट इन दोनों में से कुछ आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिख लो, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल। कि अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे ये है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल है, अगर इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी ले लेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल ही निकल के आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जब A इंटू ए ट्रांसपोज हमने कहा कि आइडेंटिटी है, तो मतलब किसी मैट्रिक्स को अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आए तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो अब देखो, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स हम ये कंसिडर कर लें, A ट्रांसपोज, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, अब इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज तो A ही है, तो इसको अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज भी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो अगर आप इसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकाल भी लोगे तो वो भी ऑर्थोगोनल ही निकल के आएगी। क्यों आएगी भाई, देखो अब A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये है, दोनों तरफ इनवर्स ले लें, तो A इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स और I का इनवर्स तो I हो गया, और इनवर्स में तो लगता है रिवर्सल लॉ, तो यानी यहाँ पे आ गया A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू सॉरी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I। और इसमें भी प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी में सीखा था कि ए ट्रांसपोज के इनवर्स को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, पहले लिख सकते हैं ऐसा। तो ये देखो, अब ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है, तो किसी मैट्रिक्स को अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। तो मतलब ए इनवर्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा, और डिटर्मिनेंट हमेशा या तो 1 या -1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा आंसर। ठीक, चलो उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पे सेम वही आ जाए। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है पहले से, अगर आप इस मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लेना, इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर करेंगे तो वापस यही सेम निकल जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी तो बस एक ही प्रॉपर्टी है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें, भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट करें तो वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में मैंने फिर से ही सीख रखा है कि इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको इस तरफ ले आए। अब इसमें यह मत कर देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक तो कैंसिल हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया, नहीं। रीज़न, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई चांस 0 हो जाए तो 0 भी तो हो सकता है भाई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 ही हो गया तो 0 से 0 तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब इसमें सही तरीका क्या है कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर ले आएंगे इक्वल टू 0, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इस केस में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 निकल के आएगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 निकल के आएगा। सिंपल सा एग्जांपल भी सोच सकते हो, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स वही अपने आप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका स्क्वायर किया, नल मैट्रिक्स ही आया तो डिटर्मिनेंट जैसे 0 है। दूसरा एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सोच सकते हैं, आई स्क्वायर आई के इक्वल ही होता है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। कोई और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, जो भी है 0 या 1 ही आंसर निकल के आएगा, करके देख लेना भले ही। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, किसी मैट्रिक्स को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। याद रखने के लिए, जैसे पिछले में एक ना इसमें नाम में कंफ्यूजन होती है, पिछले वाला था आइडेम्पोटेंट, उसमें था ए स्क्वायर इक्वल टू ए,
ये है इन्वोल्यूटरी, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो आई फॉर इन्वोल्यूटरी और आई फॉर ये, इस तरीके थोड़ा सा याद रख सकते हो आप, कई बार नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे पहले बताया कि नाम अगर आप भूल भी गए पेपर में आपकी याददाश्त चेक नहीं होगी इन टाइप्स को लेकर के, बिकॉज अगर पेपर में आएगा तो कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में या कोई मैट्रिक्स मैच टाइप की फॉर्म में पहले बताया होगा कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, फिर आगे कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, इसी टाइप में आ सकता है। इसके अलावा याददाश्त आपकी चेक नहीं हो सकती है वैसे, ठीक। चलो अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू दिस, अब अगर इसका आप स्क्वायर करोगे, वो करके देखते रहना अपने आप, अगर ए स्क्वायर करोगे तो सॉल्व करके वो आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो मतलब अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी, आई फॉर इन्वोल्यूटरी, ठीक है। अब इसकी भी एक ही प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट। सोच सकते हो क्या अपने आप क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में भी क्या आएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी या तो सिर्फ 1 ही आ सकती है या फिर -1 ही आ सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है। फिर से जैसे अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सोच लिया, आइडेंटिटी का स्क्वायर तो आइडेंटिटी होता है, डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका, 1, ठीक है। या ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं -i, -i भी तो मैट्रिक्स होगी ना, -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आई या -i। डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, एक शॉर्टकट बताया था पहले, जैसे ये है, या पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसको इन शॉर्ट -1 -1 -1 लिख दिया, दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स भी यही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 1 1, यानी कि ये जो आएगा i ही आएगा। तो -i भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा -i का, -1, ठीक है। तो वैसे सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे आप अगर इसको भी देखोगे, इसमें देखो इसके अलोंग एक्सपैंड कर दें, इसके अलोंग एक्सपैंड करें तो -1 इंटू ये कितना हुआ, -25 + 24 -1 और इंटू -1 कितना हो गया, 1 ही आएगा इसका भी डिटर्मिनेंट। तो ये होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट, नाउ निलपोटेंट। अब निलपोटेंट क्या होती है, a की पावर n अगर o आ जाए, लिखना क्या है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन the matrix A is said to be a nilpotent matrix, then the matrix A is said to be a nilpotent matrix of index n, of index n। अब देखो मतलब क्या है इस बात का, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है, एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब इसका ये है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लो A मैट्रिक्स है, अगर A को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करें, A स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब a स्क्वायर तो कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है, अब मान लो a स्क्वायर अगर a के बराबर आ जाए तो आइडेम्पोटेंट कहलाएगी, i के बराबर आए तो इन्वोल्यूटरी कहलाएगी। दोनों में से कुछ भी नहीं, वैसे ही कोई और मैट्रिक्स आ गई, जरूरी तो नहीं है ना कि a या i है, कुछ और मैट्रिक्स आ गई, एक a को a से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तो कुछ भी नहीं कहलाएगा। और अगर ये नल मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई तो फिर ये कहलाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n, सॉरी ऑफ इंडेक्स 2, ऑफ इंडेक्स 2 इस केस में, मतलब a स्क्वायर करने पे अगर नल मैट्रिक्स आ गया। अब देखो अगर a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया तो जरा ये बताओ a क्यूब क्या आएगा, a क्यूब, भाई a क्यूब को तो a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं ना, तो जब यही नल हो गया तो ये तो नल आएगा ही। आप a की पावर 4 निकालो, a की पावर 5 निकालो, मतलब अगर a स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गई तो उसके बाद कोई भी आप हायर पावर निकालोगे तो वो सारी की सारी तो पक्का नल मैट्रिक्स आएंगी। तो ये जो n है ये क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पावर, कि जिस a की कोई भी जो भी स्मॉलेस्ट पावर है जिसको करने से नल मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि आगे वाली तो सारी नल बनेंगी ही बनेंगी फिर, तो फिर ये कहलाएगी निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स n। बट जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर करने पे ही आपके पास नल मैट्रिक्स आए, या हो सकता है कभी भी ना आए, भाई कितनी बार भी कर लो। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो a मैट्रिक्स है, आपने a स्क्वायर किया कुछ आ गया, आपने a क्यूब किया कुछ और आ गया,
आपने ए की पावर 4 किया, कुछ और आ गया, आपने ए की पावर 5 किया, अब मान लो नल मैट्रिक्स आ गई। अगर ए की पावर 5 करने पे नल मैट्रिक्स आ गई, देन द मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 5। अब इसके बाद कोई भी हायर पावर करोगे, ए की पावर 6 करोगे, तो ए की पावर 6 को ए की पावर 5 इंटू ए लिख सकते हैं। जब ए की पावर 5 नल आ गया तो वो तो फिर नल बनेगा ही ना, आगे वाले सारे नल बन जाएंगे। तो ऑल हायर पावर्स आफ्टर दिस विल बी नल मैट्रिक्स, मतलब ऑल हायर पावर्स आफ्टर द इंडेक्स विल बी नल मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n इज दैट स्मॉलेस्ट पावर टू विच द मैट्रिक्स ए मस्ट बी रेज्ड टू गेट नल मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि नल आएगा ही आएगा, हो सकता है 50 बार करो, 100 बार करो, आया ही नहीं। इसीलिए अब देखो, वैसे भी ना इसकी इसलिए थोड़ी सिग्निफिकेंस कम भी है। अब मान लो कोई मैट्रिक्स आ गई पेपर में, जैसे कोई मैट्रिक्स आ गई, हमसे पूछेंगे बताओ ना, ये बताओ निलपोटेंट है या नहीं है। अब ये थोड़ी ना कि हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पावर 2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 करी, अब कितनी बार करोगे, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम है। हाँ, ऑप्शन मान लो दे रखा, ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो फिर पता है कि हाँ इतने तक ही चेक करना है हमारे को, अदरवाइज तो कोई क्रांति नहीं है ना, कहाँ तक चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास में ए की पावर n नल मैट्रिक्स है तो ए की पावर n का डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा 0 आएगा। सो फॉर अ निलपोटेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट नेसेसरीली बी ट्रू। मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप बोलो कि वो निलपोटेंट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ए मैट्रिक्स लिया, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स ली है। अब अगर हम मान लो ए स्क्वायर निकालें, देखो कि ए स्क्वायर में क्या आता है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो हमने ए स्क्वायर निकाला, ये आया, ए स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स नहीं है। अब देखो, अब चेक करने का तरीका क्या है कि अब आप चाहो तो ए क्यूब निकालो, बट बेटर ये है कि क्योंकि हमें पता नहीं ना इसका अंत कहाँ पे होगा, तो बेटर है कि आप ए की पावर 4 निकालो। उससे क्या होगा, देखो उससे होगा ये कि ये जो है 0 0 0 3 3 9 -1 -3, और फिर इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नल मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। अब बाई चांस देखो हमने पावर 4 क्यों निकाला, पावर 3 क्यों नहीं निकाला। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो अब सपोज ये नल नहीं आता, तो फिर हम क्या करते, बजाय की पावर 5, पावर 6, पावर 7 के हम सीधा पावर 8 निकालते। पावर 8 अगर नल आ जाती तो इसका मतलब कोई उससे पीछे वाली पावर 7, पावर 6 हो सकती है। पावर 8 भी अगर नल नहीं आई तो मतलब 8 तक तो कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है ना, बिकॉज जहां पर नल बन गई उसके आगे वाली सारी पक्का नल मैट्रिक्स बननी है ना। ठीक है, तो अब जैसे ए की पावर 4 नल मैट्रिक्स आ गई, तो अब हमें ए की पावर 3 चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये नल नहीं आता तो ए की पावर 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम सीधा पावर 8 पे जाते। 8 नल आता तो फिर बीच वाली चेक करते, नहीं तो फिर सीधा आगे वाली 16 वाली चेक करते। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप अपनी मतलब ये जो है ना जंप कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन सी पावर पे जा करके बन सकता है कि नहीं बन सकता, डिपेंडिंग अपॉन अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हमारे पास कुछ है तो। अब ये नल आ गया तो फिर हम एक काम करते हैं, अब हम करेंगे ए क्यूब चेक करेंगे। अब अगर ए क्यूब नल हुआ तो ये निलपोटेंट होगी ऑफ इंडेक्स 3, नहीं तो फिर ये तो आएगा, नहीं तो फिर इंडेक्स 4 होगा इसका। ठीक है, अगर हमें इंडेक्स डिटरमाइन करना हो तो। अब अगर हम ए स्क्वायर देखें, भाई ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है 0 0 0 3 3 9 -1 -3। ठीक है, और ए मैट्रिक्स तो हमारे पास पहले से है ही 1 1 3 5 2 6 और देन -2 -1 -3। मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को करो।
देखो ए क्यूब निकाला, ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स आ गई तो बस ठीक है। अब ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं थी, ए की पावर 4 निकाली तो नल आ गई, तो मतलब निलपोटेंट तो पक्का है। इंडेक्स 4 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, तो हमने पावर 3 चेक कर लिया, पावर 3 भी नल आ गया। सो दिस इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। ठीक है, जो ये वाली मैट्रिक्स है इट इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3। समझ में आया सभी को? चलो उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए की पावर k + 1 इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक, इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड k, पीरियोडिक विद पीरियड k। मतलब क्या है इस बात का कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी कुछ पावर करने पर सेम आ जाए, जैसे सिंपल सा एग्जांपल हमने आइडेंपोटेंट वाला भी कुछ देर पहले किया था कि a स्क्वायर इक्वल टू a आ रहा था, किया था। ठीक है, तो अब a स्क्वायर इक्वल टू a है तो मतलब a को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई करने पे, भाई एक बार तो पहले से है ही, अब उसको कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई किया, हमने एक बार मल्टीप्लाई किया, तो नाउ दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इसका पीरियड कितना है? पीरियड इज 1। ठीक है, अब देखो अगर ए स्क्वायर अगर ए आ गया तो ज़रा ये बताओ ए क्यूब क्या आएगा? ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो ए ही है, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, तो यानी ये भी ए हो गया, तो ए क्यूब भी तो ए आया, ए की पावर 4 करोगे वो भी ए ही आएगा, एंड सो ऑन। तो अब जो स्मॉलेस्ट पावर है जिससे करने पे सेम आ जाए, जैसे इसमें a स्क्वायर करने पर a आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 + 1, सो दिस विल बी कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। और ये जो 1 है दिस विल बी कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड, जो स्मॉलेस्ट है उसको फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो वो एक ए मैट्रिक्स है, a स्क्वायर करने पर सेम नहीं आ रहा, a क्यूब करने पर सेम नहीं आ रहा, a की पावर 4 करने पर सेम आ गया। जब a की पावर 4 करने पर सेम आया तो फिर a की पावर 4 करने पर ही आया, तो नाउ a मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड पीरियोडिक विद पीरियड 3, विद पीरियड 3 कि a को 3 बार हमने मतलब अपने आप से एक तो ये तो है ही भाई a 3 बार आपने और किया, 1 2 3, तो वो सेम आ गया। अच्छा, अब अगर a की पावर 4 अगर a है तो ज़रा a की पावर 5 बोलो कितना आएगा? a की पावर 5 को लिख सकते हैं a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 तो a ही है, तो ये ए स्क्वायर बना। अब ए स्क्वायर तो नॉट नेसेसरीली ए, ठीक है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने जाकर ए की पावर 8 किया अब, ठीक है, या ए की पावर 8 छोड़ो, ए की पावर 6 भी आ जाते हैं। अगर मान लो ए की पावर 6 किया तो उसको ए की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की पावर 4 तो कोई समस्या नहीं है इसमें, तो ए की पावर 7 अगर करें तो उसको ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, ए की पावर 4 तो ए आ चुका, तो यानी कि ये क्या हो गया? a इंटू ए क्यूब, तो ये फिर से a की पावर 4, तो ये तो फिर a आ गया। तो अब क्या हम ये बोलेंगे कि इसका पीरियड 6 है क्या? नहीं, जो स्मॉलेस्ट आ गया वो फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा उसका, कि ये क्या है? दिस इज द फंडामेंटल पीरियड, कि इसका पीरियड 3 है। अब 3 का कोई भी मल्टीपल लोगे, 6 लोगे, 9 लोगे, 12 लोगे, तो उसके बाद हमेशा पे वो सेम ही आएगा। मतलब 3 प्लस पावर a की पावर आपने 3 + 1 किया, a आ गया। अब a की पावर अगर आप 6 + 1 करोगे तो भी सेम आएगा, बीच वालों पे नहीं आएगा। a की पावर फिर आपने 9 + 1 यानी 10 किया तो भी a आएगा, एंड सो ऑन। तो ये 3 6 9 12 पीरियड बोलने को आप सबको बोल सकते हो। पीरियड, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि विच रिपीट्स, पीरियड जैसे घड़ी होती है ना पीरियोडिक, विच रिपीट्स, तो रिपीट हो रही है पावर्स। जैसे आपने a की पावर 4 किया, a की पावर 7 किया, 10 किया, सेम निकल के आ रहा है, a ही निकल के आ रहा है, तो रिपीट कर रहा है। बट जो स्मॉलेस्ट पावर है आफ्टर विच इट रिपीट्स, दैट इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब इसमें देखो एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है पीरियोडिक की, कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, प्रॉपर्टी इसकी, प्रॉपर्टी तो क्या है वैसे इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसा आप सिंपली एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, नोटवर्दी पॉइंट, कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक विद पीरियड 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या थी? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सेकंड वाली। तो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक विद पीरियड 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स का आपने स्क्वायर कर दिया, नल ही आएगा। पावर 3 कर दी, नल ही आएगा। पावर 4 कर दी, नल ही आएगा। और ओरिजिनली भी वो नल ही था। तो नल मैट्रिक्स जो होती है, नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। हम ये बोलेंगे कि इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई वो तो
आपने नल मैट्रिक्स ली है, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, नल ही आया, क्यूब करोगे नल ही आएगा, पावर 4 किया नल ही आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन ओरिजिनली भी तो ये वही है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका पीरियड 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, वो सभी के बाद में रिपीट हो रहा है। फंडामेंटल पीरियड की अगर बात करें, फंडामेंटल पीरियड 0 नहीं हो सकता, मतलब वो तो आपने कुछ किया ही नहीं ना। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दिस k शुड बी अ नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि नेगेटिव कर दे, नेगेटिव तो खैर होता ही नहीं इसमें, तो ऐसा बोलो कि 0 कर दें, वो तो फिर कुछ किया ही नहीं आपने, वो तो मैट्रिक्स एज इट इज ही है ना, ठीक है। तो मतलब नल मैट्रिक्स जो होती है, नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक मैट्रिक्स provided that null matrix should be a square matrix। क्यों भाई, नल मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होती क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, आइडेंटिटी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स तो आपने ऐसा लिख दिया, 2/3 की लिख दी, नल मैट्रिक्स तो ये भी है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, तो नल मैट्रिक्स तो स्क्वायर होनी ज़रूरी नहीं है। अगर नल मैट्रिक्स स्क्वायर है तो वो पीरियोडिक तो कहलाएगी, क्योंकि आप कुछ भी पावर करो वो नल मैट्रिक्स ही आएगी, बट वी विल से इट्स फंडामेंटल पीरियड इज या इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज वो तो क्या है, वो शुरू से वही है और आगे भी वही सेम टू सेम आ रहा है, कुछ पावर्स आपने की ही नहीं, पहले से वही है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सम मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके अलावा वैसे करने को और भी बहुत सारी होती हैं, नाम होते हैं बहुत सारे, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, बड़े सारे नाम है, कितनी भी करे जाओ, काम की नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये भी हमने एक्स्ट्रा किया है, जैसे मैंने शुरू में बताया था लेक्चर के शुरू में, अगर बाई चांस रिवीजन के टाइम पे आपके पास टाइम कम हो, टेस्ट की तैयारी या कोई टेस्ट के टाइम पे आपके पास टाइम कम हो, तैयारी बची हो, ये आप छोड़ सकते हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है, नाम भूल भी गए, कोई समस्या नहीं है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। चलो, अब जेई मेंस के हिसाब से भी कंप्लीट हो गया, जेई एडवांस के हिसाब से भी कंप्लीट हो गया, कुछ आलतू फालतू काम भी हमने कर लिया है, ठीक। तो अब इसके साथ काफ़ी कुछ ख़त्म होगा इस चैप्टर का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। चलो, बाय बाय।